जब हम किसी नए काम को शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा उत्साह और एक उमंग होती है, परंतु धीरे धीरे 2 या 4 दिन में हमारा सारा जोश ठंडा पड़ने लग जाता है। धीरे धीरे हम उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। आखिर हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि जो काम हमने बड़े उत्साह से शुरू किया था उसको कुछ दिनों में ही करना छोड़ देते हैं? जब भी आप कुछ नया करो तो खुद से ही ये 3 प्रश्न जरूर करना कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है और मुझे ये काम क्यों करना है। आपके जितने भी ये सवाल हैं, इन सारे सवालों का जवाब देती है आपकी अभिप्रेरणा। कौन जवाब देती है? आपकी अभिप्रेरणा इन सभी सवालों के जवाब देती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल भी नहीं सकते तो रेंगो, परंतु चलते रहो, रुकना नहीं है। क्योंकि नमस्कार, मैं कुशाल किराट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजू साइको में। आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छे टॉपिक की, जो आपको एक आधार प्रदान करता है। आज हम बात करने वाले हैं अभिप्रेरणा के बारे में। आज हम बात करेंगे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा होती क्या है? अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अंग्रेजी की अगर बात करें तो इसको अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है। और मोटिवेशन जब हम सुनते हैं तो एक लोगों से कहते हुए कि जीवन में कुछ करना है तो मोटिवेटेड रहो, कुछ करना है तो इनको सुनो, इनके मोटिवेशन चैनल देखो या मोटिवेशन वीडियोस देखो, तो बहुत सी बार आपने सुना होगा। परंतु वास्तव में मोटिवेशन आता कहाँ से है? जो आपका जो मोटिवेशन है ये आता कहाँ है? तो चलो इसके बारे में बात करते हैं आज हम। देखो, मोटिवेशन को हिंदी में बात करें तो इसको अभिप्रेरणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको अभिप्रेरणा कहा जाता है। अब बात करते हैं कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति हुई थी लैटिन लैंग्वेज यानी कि लैटिन भाषा से। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? लैटिन भाषा का एक वर्ड था मोटम। कौन सा था? मोटम धातु, इसको धातु कहा जाता है। और इस मोटम से बना है मूवियर। इस मोटम से क्या बना है? मूवियर शब्द बना है। और इस मूवियर शब्द से इसकी मोटिवेशन की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव करना, यानी कि गति प्रदान करना। क्या प्रदान करना? गति प्रदान करना या उत्तेजना प्रदान करना। किसी कार्य को करने के लिए आपके अंदर क्या उत्तेजना देना, उत्तेजना प्रदान करना, यही कार्य ये करता है मोटिवेशन। उत्पत्ति की बात करें तो लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। कौन सी भाषा से उत्पत्ति हुई है? लैटिन भाषा के मोटम धातु से। कौन सी धातु से? मोटम धातु से। और मूवियर शब्द यानी कि जिसका अर्थ होता है टू मूव, यानी कि अपने आप को गति प्रदान करना। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है। अभिप्रेरणा के अर्थ के बारे में बात करें हम तो देखना कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक प्रेरक बल है। कौन सा प्रेरक बल है? आंतरिक प्रेरक बल है, जो व्यक्ति को क्या प्रदान करता है? गति प्रदान करता है। किसके लिए? गति प्रदान करता है या उत्तेजना प्रदान करता है। किसके लिए करेगा ये? कार्य के या लक्ष्य प्राप्ति की ओर निश्चित व्यवहार करने के लिए। किसकी ओर? लक्ष्य प्राप्ति की ओर निश्चित व्यवहार करने के लिए उत्तेजना प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? निश्चित व्यवहार करने की ओर, निश्चित व्यवहार करने की ओर गति प्रदान कर रहा है। अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक प्रेरक बल है जो किसी भी व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर निश्चित व्यवहार करने के लिए क्या कर रहा है? अग्रसर कर रहा है। यानी कि उसको क्या प्रदान कर रहा है? यानी कि वह के तू इसको लक्ष्य को प्राप्त कर निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर भी करता है और गति प्रदान भी करता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर निश्चित व्यवहार करने के लिए क्या प्रदान कर रहा है? गति प्रदान कर रहा है।
अब बात करते हैं कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा को क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों इसको आधार कहा जाता है। आधार इसलिए कहा जाता है कि जब तक आप प्रेरित नहीं होगे तब तक आप अधिगम संभव नहीं कर सकते, यानी कि अधिगम को प्राप्त नहीं कर सकते। और ऐसा क्या महत्व है कि अभिप्रेरणा का, ऐसा क्या महत्व है कि इसको शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है, और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या महत्व स्थापित करती है। तो देखना, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या महत्व स्थापित करती है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा कहती है कि भाई देखो, प्रत्येक बालक में क्या होती है, समताएं होती है। भाई प्रत्येक बालक में क्या होती है, समताएं होती है। प्रत्येक बालक में समताएं तो होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की क्षमता है। अब उन क्षमताओं का सदुपयोग कैसे करोगे आप? उन क्षमताओं का सदुपयोग अभिप्रेरणा के माध्यम से किया जाता है। तो ये कहती है कि भाई प्रत्येक बालक में क्षमताएं तो होती है, और इन क्षमताओं का सदुपयोग किसके माध्यम से होगा? अभिप्रेरणा के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होता है? अभिप्रेरणा के माध्यम से होता है। इन क्षमताओं का सदुपयोग किसके माध्यम से हो रहा है? अभिप्रेरणा के माध्यम से होता है। तो ये यही कहती है कि प्रत्येक बालक में क्षमताएं तो होती है, और इन क्षमताओं का सदुपयोग किसके माध्यम से होता है? अभिप्रेरणा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? अभिप्रेरणा के माध्यम से होता है। चलो समझते हैं एक अलग एग्जाम्पल से। देखना कि रामायण आपने सभी ने देखी होगी, रामायण आपने सभी ने देखी होगी। देखते हैं कि जब प्रभु श्री राम सीता की खोज के लिए समुद्र के किनारे आए थे। अब समुद्र के किनारे जब ये आए, इनके साथ में सारी वानर सेना भी थी। सभी समुद्र किनारे बैठकर चर्चाएं कर रहे थे कि भाई इस समुद्र को कौन पार करके जाएगा, इस समुद्र को कौन लागेगा, कौन इस सीता की खोज करके वापस आएगा। तो जो वानर सेना थी, तो कुछ एक वानरों ने कहा कि प्रभु हम थोड़े आगे तक जा सकते हैं, परंतु ये नहीं कह सकते हैं कि समुद्र को हम पार करेंगे। हनुमान जी पास में ही खड़े खड़े चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि ये मेरे बस का नहीं है, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं समुद्र को पार कर पाऊँ। वो चुपचाप खड़े हुए देख रहे थे, और जब वो चुपचाप थे तो उनको जामवंत जी ने देखा। किसने देखा? उनको जामवंत जी ने देखा। और जामवंत जी ने देखने के बाद में उनसे पूछा कि भाई हनुमान, आप चुप क्यों खड़े हुए हो, कुछ तो बोलो। उन्होंने पहले बता दिया जामवंत जी से कि भाई देखो काका जी, अपने बस की बात नहीं है, मेरे से ये समुद्र पार नहीं होगा, इसलिए मैं चुपचाप खड़ा हूं। तो जामवंत जी ने उनको एक चौपाई सुनाई थी, उनको सुनाई थी कि कहो रीछपति सुनो हनुमाना, कहो रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना, बल बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। यानी कि कहा था जामवंत जी ने हनुमान जी से कि हे हनुमान, आप चुप क्यों खड़े हो, कहो रीछपति सुनो हनुमाना, मैं रीछपति जामवंत कह रहा हूं सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। क्यों चुपचाप साध, यानी कि चुपचाप हो आप, क्यों चुप साध रखी है, क्यों नहीं बोल रहे हो बलवान। पवन तने बल पवन समाना, पवन के समान, पवन के पुत्र हो, पवन के समान आपके अंदर बल है। पवन के पुत्र हो, पवन के समान आपके अंदर बल है। और बल बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, इन सभी की खोज आप ही से तो प्रारंभ होती है। आपके लिए कोई सा भी कार्य करना अनुचित नहीं है या आपकी क्षमताओं के पर्याय नहीं है। आप सच में इतने शक्तिशाली हो, पवन पुत्र हो, पवन के समान हवाओं से बातें करने की क्षमताएं आपके अंदर हैं। तो हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा था कि सच में मैं इतना बलशाली हूं। तो जब ये चौपाई उनको सुनाई थी, किसने सुनाई थी? जामवंत जी ने जब ये चौपाई हनुमान जी को सुनाई तो उनकी क्षमताओं का सदुपयोग हुआ। ऐसा नहीं था कि हनुमान जी बलशाली नहीं थे या उनके अंदर क्षमताएं नहीं थी समुद्र को पार करने की, परंतु कहते हैं ना कि क्षमताओं का सदुपयोग किसके माध्यम से होता है? अभिप्रेरणा के माध्यम से होता है। इन क्षमताओं का सदुपयोग किसके माध्यम से होता है? अभिप्रेरणा के माध्यम से होता है। और
इसी समता का सदुपयोग जामोन जी ने अभिप्रेरणा के माध्यम से किया था। इसी समता का सदुपयोग किसके माध्यम से किया था? जामोन जी ने अभिप्रेरणा के माध्यम से किया था। और अभिप्रेरणा यही कहती है कि प्रत्येक बालक में समताएं होती है और समताओं का सदुपयोग अभिप्रेरणा के माध्यम से किया जाता है। और जब हनुमान जी को उनकी समताओं का ज्ञान हुआ, नॉलेज हुआ, फिर उसके बाद में जैसे उन्होंने उनकी समताओं का उनको पता लगा, जय श्री राम का नारा लगा के एक पल में समुद्र को पार कर दिया। और उसके बाद में जाकर उन्होंने लंका में क्या क्या नहीं किया था, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और लगभग पूरी दुनिया जानती है कि जब वो लंका गए थे तो उन्होंने क्या क्या किया था, उन्होंने क्या क्या किया था। तो समताएं सभी में होती हैं और समताओं का सदुपयोग अभिप्रेरणा के माध्यम से होता है। और यही महत्व अभिप्रेरणा शिक्षा मनोविज्ञान में स्थापित करती है। यही महत्व अभिप्रेरणा शिक्षा मनोविज्ञान में स्थापित करती है। इसी आधार पर मेल्टन ने इसको सीखने की अनिवार्य शर्त कहा है। इसी आधार पर मेल्टन ने इसे सीखने की क्या कहा है? अनिवार्य शर्त कहा है। मेल्टन ने इसे सीखने की अनिवार्य शर्त कहा है। क्या कहा है? इसे सीखने की अनिवार्य शर्त। क्यों कहा है? क्योंकि मेल्टन ने कहा है कि जब तक आप अभिप्रेरित नहीं होंगे तब तक आप अधिगम नहीं कर सकते। तो मेल्टन ने इसे सीखने की अनिवार्य शर्त कहा है। फिर बात करते हैं कि स्किनर ने अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग बताया है। यानी कि इसको अधिगम का राजमार्ग कहा है। अधिगम का राजमार्ग कहा है। इसको स्वर्णपथ हृदय कहा है। ये कहा है, किसने कहा है? ये कहा था स्किनर ने कि भाई स्किनर का मानना था कि जब तक बालक अभिप्रेरित नहीं होगा तब तक अधिगम संभव ही नहीं है। अगर आपको उसको कुछ सिखाना हो तो उसको कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करना ही पड़ेगा, अभिप्रेरित करना ही पड़ेगा। और यही इसीलिए स्किनर ने अधिगम का राजमार्ग कहा, अभिप्रेरणा को स्वर्णपथ हृदय कहा है। मेल्टन ने सीखने की अनिवार्य शर्त कहा है। मेल्टन ने क्या कहा है? सीखने की अनिवार्य शर्त कहा है। इसको क्या कहा है? सीखने की अनिवार्य शर्त कहा है। फिर बात करते हैं आगे अभिप्रेरणाओं की प्रमुख परिभाषाओं को लेकर। देखो, परिभाषाओं को देखकर आप ये कहोगे कि सर इन परिभाषाओं को कैसे याद करें, ये तो बहुत बड़ी बड़ी है, याद ही नहीं होती है। तो देखो, मैं नहीं कहूँगा कि आप पूरी परिभाषाओं को याद करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनके कुछ की पॉइंट याद करने हैं। जैसे देखना, सबसे पहली परिभाषा क्रेच एवं क्रेचफील्ड के अनुसार। क्रेच एवं क्रेचफील्ड कहता है कि अभिप्रेरणा का संबंध किससे है, क्यों से हैं। अभिप्रेरणा का संबंध क्यों से है, क्यों से हैं, और क्यों आपकी जिज्ञासा शांत करता है। क्यों क्या करता है? आपकी जिज्ञासा शांत करता है। ये जो क्यों है क्या करता है? आपकी जिज्ञासा को शांत करता है। आपको सिर्फ ये क्यों शब्द याद रखना है और क्यों का संबंध किससे है? क्रेच एवं क्रेचफील्ड से। फिर बात करते हैं अगली डेफिनेशन मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर क्या है? ऊर्जा परिवर्तन। व्यक्ति के अंदर क्या है? ऊर्जा परिवर्तन। और बहुत सी जगह आपको शक्ति परिवर्तन भी मिलता है। वे अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति द्वारा तथा पूर्व अपेक्षित अनुक्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है? ऊर्जा या शक्ति परिवर्तन याद रखना है। क्या याद रखना है? ऊर्जा या शक्ति परिवर्तन याद रखना है। फिर बात करते हैं स्किनर के अनुसार। स्किनर कहते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम में वांछनीय व्यवहार को उत्तेजित करना है। यानी कि जैसा व्यवहार हमें चाहिए वैसे व्यवहार तक ये पहुंचा देती है। जैसा व्यवहार हमें चाहिए वैसा व्यवहार तक ये हमें पहुंचा देती है। फिर बात करते हैं मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल क्या कहते हैं
कि वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी कार्य को करने के लिए क्या प्रदान करें, प्रेरणा प्रदान करें। अगर कीवर्ड की बात करें तो शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं कार्टर गुड के अनुसार क्या कहते हैं कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड ने क्या कहा है कि अभिप्रेरणा कोई विशेष आंतरिक कारक या दशा है, ये इतना सा आपको याद रखना है, जिसमें क्रिया को प्रारंभ करने तथा उसे सतत बनाए रखने की प्रवृत्ति है। क्रो एंड क्रो के अनुसार देखते हैं अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में क्या उत्पन्न करने से, रुचि उत्पन्न करने से, सीखने में रुचि उत्पन्न करने से। लावेल कहते हैं कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? आवश्यकता से उत्पन्न होती है और ऐसी क्रिया की ओर ले जाती है जो आवश्यकता को क्या करें, संतुष्ट करें, जो आवश्यकता को क्या करें, संतुष्ट करें। जॉनसन कहते हैं कि अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाओं का प्रभाव है जो मानव के व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती हैं। जॉनसन ने कहा है कि अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाओं का प्रभाव है जो मानव के व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। वुडवर्थ कहते हैं कि योग्यता अभिप्रेरणा निष्पत्ति, यानी कि किसी कार्य को करने की आपके अंदर योग्यता है, किसी कार्य को करने की आपके अंदर योग्यता है। अब योग्यता के साथ साथ में आप अभिप्रेरित भी हो, क्या हो, मोटिवेट भी हो, तो कहीं ना कहीं आप उस कार्य को प्राप्त कर लोगे। यानी कि अब वुडवर्थ कहते हैं कि योग्यता और अभिप्रेरणा दोनों मिलके आपके कार्य को क्या करते हैं, निष्पत्ति, यानी कि आपके कार्य को आपको प्राप्त करवाते हैं। फिर बात करते हैं अभिप्रेरणा की प्रकृति के बारे में। तो देखो अभिप्रेरणा की जो प्रकृति है ये कौन सी होती है? ये होती है मनोव्यवहारिक या मनोशारीरिक। अभिप्रेरणा की जो प्रकृति है आपकी ये होती है मनोव्यवहारिक और मनोशारीरिक। अभिप्रेरणा मनोव्यवहारिक और मनोशारीरिक कैसे समझना कि जब तक आप पहले यहाँ से शुरू तैयार होना पड़ता है, जब तक आपका माइंड किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है तब तक आपका शरीर भी क्या रहेगा, ढीला ढाला चुस्त पड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं है उसको। अगर आप यहाँ से तैयार हो, मानसिक रूप से मजबूत हो, तैयार हो, प्रेरित हो किसी भी कार्य को करने के लिए, तो आपका शरीर भी उस कार्य को करना एक्सेप्ट कर लेगा कि मुझे करना ही करना है। इसलिए कहा जाता है कि पहले व्यक्ति मानसिक रूप से प्रेरित होता है और उसके बाद में शारीरिक रूप से प्रेरित होता है। देखना कि आपने एक कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन के जीते जीत। देखना कैसे कि बहुत सी बार क्या होता है कि आप हार चुके हो, असफलता मिल चुकी है, परंतु आप अगला प्रयास और करना चाहते हो। आप मानसिक रूप से मजबूत हो कि मुझे एक प्रयास और करना है और एक प्रयास में, अगले प्रयास में मैं अपना पूरा 100% दूंगा और सफलता अर्जित करूंगा। तो यानी कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। मानसिक रूप से मजबूत होना तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है। और एक बात याद रखना कि आपको जीवन में तब तक कोई नहीं हरा सकता है जब तक आप स्वयं हार ना मान लो। और इसी आधार पर देखते हैं अरुणिमा सिन्हा कौन नहीं जानता, अरुणिमा सिन्हा को कौन नहीं जानता। दुनिया की पहली विकलांग पर्वतारोही का खिताब इनके नाम में है। 1988 में यूपी के सुल्तानपुर में जन्मी अरुणिमा सिन्हा, जिनके नाम पर प्रथम भारतीय विकलांग महिला पर्वतारोही का खिताब भी है। इनको कौन नहीं जानता है, दुनिया में सब जानते हैं। सपना था इनका दुनिया का बेस्ट फुटबॉल व वॉलीबॉल खिलाड़ी बनना, प्रतियोगिताएं करनी, देश को मेडल जिताना, ये इनका सबसे बड़ा सपना था। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। हुआ क्या था कि जब अरुणिमा सिन्हा किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लखनऊ से दिल्ली आ रही थी तो रात में कुछ गुंडों ने इनकी सामानों को छीनने का
इनकी जो चेन थी उसको छीनने का प्रयास किया और छीना चपटी में इनको ट्रेन से धक्का लगा। चलती हुई ट्रेन से ये रेल की पटरियों पर आकर गिरी और कहते हैं कि इनके जैसे ये गिरे तो ट्रेन से इनका एक पैर कट चुका था। ऐसा कहते हैं कि पूरी रात अरुणिमा सिन्हा उसी रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। 40 से 50 ट्रेनें पूरी रात इनके पैर से निकल कर गई है। सुबह कुछ ट्रैकमैनों ने देखा, इनको हॉस्पिटल पहुंचाया, काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में रहे। अब हॉस्पिटल में जब ये रहे तो इन्होंने एक ही बात बोली थी कि अगर मैं इस अवस्था के बाद में यानी कि ऐसी स्थिति के बाद में भी जिंदा हूँ ना, तो प्रभु ने मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए ही जीवित रखा है। तो बाद में कहते हैं कि इन्होंने पर्वतारोही यानी कि माउंट एवरेस्ट को, पर्वतों को फतेह करने का विचार बनाया। कोचों के पास में गए, ट्रेनरों के पास में गए, पर इनकी कंडीशन देखकर सभी ने मना कर दिया कि भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, तू विकलांग है, तू ये नहीं कर सकती है। परंतु अरुणिमा सिन्हा एक ही बात कहती है कि व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग होता है, ना कि शारीरिक रूप से। मैं मानसिक रूप से विकलांग नहीं हूँ, मैं शारीरिक रूप से हूँ तो क्या हुआ, परंतु मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं मानसिक रूप से बिल्कुल विकलांग नहीं हूँ। और इन्होंने जिद थी कि मुझे बनना है तो बनना है, और इनको प्रथम भारतीय महिला विकलांग पर्वतारोही के नाम से जाना जाता है। प्रथम भारतीय विकलांग पर्वतारोही के नाम से इनको जाना जाता है। और ये यही कहते हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग होता है, ना कि शारीरिक रूप से विकलांग होता है। और याद रखना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। फिर बात करते हैं अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताओं की। तो देखना, विशेषताओं की अगर बात करें तो विशेषताओं में आवश्यकता से जन्म होता है। अभिप्रेरणा का जन्म किससे होता है? आवश्यकता से जन्म होता है। भाई किसी ना किसी चीज़ की आपको नीड है, कुछ ना कुछ आवश्यकता है, तभी तो आप कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होगे। तो आवश्यकता से इसका जन्म होता है। इसे आंतरिक या मनोवैज्ञानिक अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे आंतरिक या मनोवैज्ञानिक अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि आंतरिक रूप से होती है, ना कि बाहरी रूप से। तो आंतरिक रूप यानी कि स्वयं के अंदर से होती है, आंतरिक रूप से होती है। काल्पनिक अवस्था इसको माना जाता है। कौन सी अवस्था माना जाता है? काल्पनिक अवस्था इसको माना जाता है, यानी कि ये सिर्फ कल्पना होती है। क्या होती है? कल्पना होती है। अनुमानित प्रक्रिया इसे माना जाता है। अनुमानित यानी कि माना कि मैं अभिप्रेरित हूँ। क्या हूँ? माना कि मैं अभिप्रेरित हूँ, यानी कि अनुमानित है। भाई कैसे हो अभिप्रेरित? बताओ। कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। भाई 4 बजे तो आपकी मम्मी भी उठती है, आपके पापा भी उठ जाते हैं 4 बजे। उनको कौन सी तैयारी करनी है? उनको कौन सी तैयारी करनी है? तो ये अनुमानित है। और अनुमानित के साथ साथ में काल्पनिक और आंतरिक प्रक्रियाएं कौन सी है? अनुमानित, काल्पनिक और आंतरिक हैं। अनुमान लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? अनुमान लगा सकते हो कि मैं पढ़ने के लिए 4 बजे उठता हूँ। बहुत सी बार क्या होता है, गांव के जो बच्चे आते हैं ना पढ़ने के लिए, तो गांव के लोगों की एक फिलोसॉफी होती है, एक मानसिकता होती है, कुछ नहीं, घूमता फिरता होगा, खाता पीता होगा। अब उनको कैसे बताएं कि लक्ष्य के प्रति हम भी समर्पित हैं और हम भी क्या हैं? अभिप्रेरित हैं। तो अनुमान लगा सकते हो कि हाँ मैं मोटिवेटेड हूँ। और अप्रिय स्थिति को गमन करवाती हैं। जब आप अभिप्रेरित रहते हो, किसी लक्ष्य के प्रति आपके अंदर एक जुनून रहता है, तो अभिप्रेरित रहने के साथ साथ में ये आपको अभिप्रेरणा अप्रिय स्थिति को गमन करवाती है। कैसे? 4 बजे उठकर जगकर किसे पढ़ना अच्छा लगता है, परंतु आप लक्ष्य के प्रति अभिप्रेरित हो तो 4 बजे जगकर भी पढ़ रहे हो। 4 बजे जगना किसी को पसंद नहीं है, कोई खुशी नहीं होती है, फिर भी पढ़ रहे हो तो अप्रिय यानी कि जो काम आपको प्रिय नहीं है उस काम को भी तो कर रहे हो ना 4 बजे जगकर। तो ये अप्रिय स्थिति को गमन करवाता है। क्या करवाता है? अप्रिय स्थिति को गमन करवाता है। व्यवहार का दिशा निर्देश करता है। आपके व्यवहार का क्या करता है? दिशा निर्देश करता है। चयनात्मक प्रक्रिया इसको बोला जाता है कि जब तैयारी हम रीट की कर रहे हैं तो ग्रेड फर्स्ट की किताबें क्यों पढ़ेंगे? जब तैयारी हम
रीट की कर रहे हैं तो ग्रेड फर्स्ट की क्यों पढ़ेंगे भाई? तैयारी रीट की है तो किताबें भी रीट की पढ़ेंगे, अगर तैयारी ग्रेड फर्स्ट की है तो किताबें भी ग्रेड फर्स्ट की पढ़ेंगे। तो ये आपके क्या करता है? व्यवहार का दिशा निर्देश करता है। आपके व्यवहार का क्या करेगा? दिशा निर्देश करेगा। यानी कि जिस व्यवहार के लिए आप अभिप्रेरित हो उसी के अकॉर्डिंग आपका व्यवहार होगा। और रुचि व ध्यान केंद्रित प्रक्रियाएं, आपका अगर आप अभिप्रेरित हो तो पढ़ने में या किसी भी कार्य में ऑटोमेटिकली यानी कि आपकी रुचि लगना होना प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि आप उस कार्य में रुचि लगाना प्रारंभ कर दोगे। सीखने की गति की बात करें तो देखो, सीखने की गति सभी में अलग अलग होती है और मोटिवेशन अभिप्रेरणा आपकी गति को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए आप कम पढ़ रहे हो, अभिप्रेरित हो, ज़्यादा पढ़ना शुरू करोगे, तो यह जो सीखने की गति है सभी की अलग अलग होती है। अधिगम तक पहुंचाने में सहायक है। अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम तक पहुंचाने में सहायक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको साधन कहा जाता है, ना कि साध्य कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? साधन कहा जाता है, ना कि साध्य कहा जाता है। भावनात्मक जागृति है। भावनात्मक जागृति है पूछा हुआ प्रश्न है रिट 2011 में कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है, और ये शब्द दिया था आपके जेम्स ड्रेवर ने। किसने दिया था? आपके जेम्स ड्रेवर ने भावनात्मक जागृति किसने दिया था? जेम्स ड्रेवर ने ये शब्द दिया था, और मैकडोनाल्ड ने ये शब्द दिया था। इन्होंने कहा था कि अभिप्रेरणा भावनात्मक रूप से वर्णित होती है। अब कैसे होती है कि मान लीजिए दिन भर की तेज धूप और दोपहर की गर्मी को सहन करते हुए थके हारे पिताजी खेत में काम करते हुए थके हारे शाम को पिताजी घर पर आए और पिताजी ने आकर बेटे से कहा कि बेटा अब मेरे से नहीं हो सकता है। अब हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है, अब बेटा तू देख ले तेरे हिसाब से तू करना क्या चाहता है। और उनकी बातें कहीं ना कहीं आपको इमोशनल अटैच करती है, यानी कि संवेगों को प्रभावित करती है। उनके संवेग आपके संवेग को दोनों को आपस में जोड़ती है, आपको इमोशनल अटैचमेंट देती है। अब जैसे ही इमोशनल अटैचमेंट आएगा आपके अंदर से क्या आवाज़ आएगी? मुझे पिताजी के लिए कुछ करना है। क्या आवाज़ आएगी? कि मुझे पिताजी के लिए कुछ करना है। तो ये भावनात्मक जागृति इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावनात्मक जागृति इसको कहा जाता है। आकांक्षाओं की संतुष्टि करती है। जो आकांक्षाएं आपकी थी, जिन आकांक्षाओं की वजह से आप अभिप्रेरित थे, उनकी संतुष्टि करता है। उद्देश्य प्राप्ति तक चलती है। कब तक चलेगी? उद्देश्य प्राप्ति तक चलेगी। उद्देश्य था रिट मेंस को क्रैक करना और टीचर बनना। उद्देश्य क्या था? रिट मेंस को क्रैक करना और टीचर बनना। जैसे ही आपका रिट मेंस का एग्जाम निकला, जैसे ही आपका रिट मेंस का एग्जाम क्रैक हुआ, आप टीचर बने, आपका जो अभिप्रेरणा थी वो उद्देश्य प्राप्ति तक, यानी कि यहाँ तक ही सीमित। अब आपका अभिप्रेरणा का जो लेवल था वो ऑटो अपने आप डाउन हो जाएगा, उद्देश्य प्राप्ति तक चलती है। वापिस जब आप नेक्स्ट उद्देश्य बनाओगे, अगला उद्देश्य बनाओगे, फिर आपकी अभिप्रेरणा कार्य करना प्रारंभ कर देगी। तो ये थी अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताएं कि आवश्यकता से जन्म लेती है। जब आपको नीड है तभी आप अभिप्रेरित होंगे। आंतरिक होती है, काल्पनिक होती है, अनुमानित प्रक्रिया होती है, और अप्रिय स्थिति को गमन करवाती है। किसको गमन करवाती है? अप्रिय स्थिति को गमन करवाती है। फिर बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकारों के बारे में। तो देखना, इसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। कौन सी अभिप्रेरणा कहा जाता है? आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। सकारात्मक, प्राकृतिक, जन्मजात, धनात्मक और प्राथमिक। कौन सी? प्राथमिक अभिप्रेरणा, इंटरनल प्राइमरी मोटिवेशन कहा जाता है। देखो, इस अभिप्रेरणा को क्या माना जाता है? अपने आप में अंत माना जाता है। इसका कभी अंत नहीं होता है, इसे अपने आप में अंत माना जाता है। वुडवर्थ ने इसे अनसीखी अभिप्रेरणा कहा है। वुडवर्थ ने क्या कहा इसे? देखो, वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ ने इसे
अनसीखी अभिप्रेरणा काय। कौन सी? अनसीखी अभिप्रेरणा काय। अनसीखी अभिप्रेरणा इसको काय उड़वर्तनी। कौन सी अभिप्रेरणा का है? इसको अनसीखी अभिप्रेरणा का है। बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि जब व्यक्ति स्वयं की इच्छा से, किसकी इच्छा से? स्वयं की इच्छा से कार्य करता है बिना किसी बाह्य कारक के प्रभाव के। स्वयं की इच्छा से कार्य करता है बिना किसी बाह्य कार्य कारक के, तो इसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर प्रभाव किसी बाह्य कारक का नहीं होता है, स्वयं की इच्छा से कार्य कर रहे हो। इसमें कहा जाता है कि यह अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। यह अधिगम के लिए क्या होती है? सर्वश्रेष्ठ होती है। अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। फिर बात करें कि इसमें उच्च कोटि का अधिगम होता है। कौन सा होता है? उच्च कोटि का अधिगम होता है और स्थायी अधिगम होता है। कौन सा? स्थायी अधिगम होता है। और एक बात और याद रखना कि जिस कार्य को करने पर आपको किसकी प्राप्ति हो? आनंद की अनुभूति या आनंद की प्राप्ति हो। यानी कि जिस कार्य को करने से आपको आनंद की प्राप्ति हो, वो आनंद की प्राप्ति क्या कहलाती है? आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है? आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे देखना, समझना, यहाँ पर देखना थोड़ा सा कि जैसे भूख लगना, जैसे भूख लगना, प्यास, नींद, भूख, प्यास, नींद, काम, मलमूत्र त्याग, मलमूत्र त्याग। फिर उसके बाद में आत्मसम्मान, आंतरिक अभिप्रेरणा से आता है आत्मसम्मान भी। सफलता की इच्छा, सफलता की इच्छा, ये सारे के सारे आपके आंतरिक अभिप्रेरणा में आते हैं। ये सारे के सारे किस में आते हैं? आपके आंतरिक अभिप्रेरणा में आते हैं। देखना कि आपने दशरथ माँ जी के बारे में ज़रूर सुना होगा। दशरथ माँ जी के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने पहाड़ को काटकर अपने ही गांव वालों के लिए पूरा का पूरा एक रास्ता बना दिया था। अगर उनको कोई और व्यक्ति कहता कि भाई दशरथ माँ जी तुझे ये काम करना है, अगर उनको कोई और व्यक्ति कहता कि भाई आपको ये पहाड़ काटकर इस गांव के लिए रास्ता बनाना, कितने दिन काम कर लेते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। परंतु दशरथ माँ जी ने स्वयं की इच्छा से उस पहाड़ को काटना प्रारंभ किया था। और आज कौन नहीं जानता कि उस द्वार का नाम ही दशरथ माँ जी है। और उन्होंने ये कार्य किया था स्वयं की इच्छा से। किसकी इच्छा से? स्वयं की इच्छा से कार्य किया था। किसकी इच्छा से? स्वयं की इच्छा से। उनको किसी ने कहा नहीं था, उन्होंने जो किया स्वयं की इच्छा से किया है। और अभिप्रेरणा भी यही कहती है, आंतरिक अभिप्रेरणा भी यही कहती है कि व्यक्ति जो करता है आंतरिक इच्छा से करता है, यानी कि स्वयं की इच्छा से करता है बिना किसी बाह्य कारकों के प्रभाव के। और एक ही वर्ड याद रखना कि जिसको करने से आपको आनंद की अनुभूति हो वो आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। अब बात करते हैं बाह्य अभिप्रेरणा की। इसको नकारात्मक बोला जाता है, कृत्रिम, ऋणात्मक, द्वितीयक अभिप्रेरणा इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है? आंतरिक इच्छा के विरुद्ध। कौन सी इच्छा के विरुद्ध? आंतरिक इच्छा के विरुद्ध। आंतरिक इच्छा के विरुद्ध बाह्य कारकों के प्रभाव से कार्य करता है। बाह्य कारकों के प्रभाव से कार्य करता है। कारकों के प्रभाव से कार्य करता है। बाह्य कारकों के प्रभाव से कार्य करता है तो इसे बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसमें निम्न कोटि का अधिगम होता है। कौन सा होता है? निम्न कोटि का अधिगम होता है। जो सीखा अस्थायी होता है, जो आपने सीखा वो अस्थायी होता है। और धीरे धीरे अरुचि उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे अरुचि उत्पन्न इसमें
हो जाती है। कैसे कि आपका कोई मित्र दोस्त, आपका कोई मित्र भाई बालक 10th या 12th में पढ़ता है। बहुत सी बार आपने भी सुना होगा या आपने भी देखा होगा कि आपके पिताजी ने आपसे कहा था कि 10th या 12th में अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा तो मैं तुझे बाइक गिफ्ट करूंगा, मैं तुझे मोबाइल दिलाऊंगा, मैं तुझे अच्छे से कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाऊंगा। अब ये क्या है, ये जो प्रशंसा प्रलोभन पुरस्कार हैं, ये क्या हैं, आपकी बाहें अभिप्रेरणा हैं। आपने कहा बालक से कि 10th में अच्छे से 90% लेके आया, 99% लेकर आ, मैं तुझे बाइक दूंगा। अब ये बाइक क्या है, आपकी बाहें अभिप्रेरणा है। भाई चलो ठीक है, 10th में आपने बच्चे से कहा, उसने अच्छी परसेंट बनाई, 11th में कहा उसने अच्छी परसेंट बनाई, पर अगर आप यही वर्ड 12वीं में उसको कहोगे ना, 12th में कि अच्छी सी परसेंट बना, मैं तुझे कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाऊंगा, बच्चा समझ जाएगा, उसके अंदर धीरे धीरे अरुचि उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी और वो कहेगा कि जैसा है स्वाभाविक रूप से पढ़ूंगा, पास हुआ तो ठीक है, मेरिट बने तो ठीक है, परसेंट बनी तो ठीक है, वरना जो चल रहा है वैसे चल रहा ने दो, अब मैं आपके चक्कर में नहीं लगूंगा। तो इसमें निम्न कोटि का अधिगम होता है, अस्थायी अधिगम होता है और धीरे धीरे अरुचि उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। जैसे देखना आप, जैसे समझते हैं प्रशंसा, अगर कोई बार बार आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो उस प्रशंसा का भी कहीं ना कहीं प्रभाव कम होने शुरू हो जाएगा। प्रलोभन, परिणाम, दंड, भय, आलोचना, निंदा, आपकी निंदा। फिर बात करते हैं श्रव्यदर्शी सामग्री, ये भी कहीं ना कहीं आपके बाहें अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है, श्रव्यदर्शी सामग्री। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है शिक्षक का प्रभाव, क्लास में शिक्षक का प्रभाव, शिक्षक का प्रभाव ये भी आपको कहीं ना कहीं आपकी मोटिवेशन, इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो आंतरिक इच्छा के विरुद्ध बाह्य कारकों के प्रभाव से कार्य करता है, धीरे धीरे इसमें अरुचि उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। प्रशंसा, प्रलोभन, परिणाम, दंड, भय, आलोचना, निंदा, श्रव्यदर्शी सामग्री और शिक्षक का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके मोटिवेशन को प्रभावित करता ही करता है। तो ये थी बात कुछ अभिप्रेरणा के अर्थ, विशेषताएं और परिभाषाओं को लेकर, प्रकारों को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के ओर, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर। ये तो एक पन्ना था मेरे दोस्त, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये तो एक पन्ना था मेरे दोस्त, अभी तो पूरी किताब बाकी है। थैंक यू।